डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं आपकी तरफ आऊँगी। बेसिकली मैं जानना चाहूँगी कि जो अभी एक ईरान की जानिब से सर जो पॉइंट सामने आए हैं, एक लीक आउट जो ड्राफ्ट हुआ है, और अमेरिका ने तो अपने पहले ही कर दिए थे, तो आप आई थिंक बड़े बेहतर अंदाज से हमें समझा सकेंगे, जितनी आपकी एक्सपर्टीज़ है, कि अभी इन तमाम पॉइंट्स को देखते हुए आपको ये सक्सेसफुल टेबल टॉक नज़र आ रहा है, पीसफुली हो जाएगा? क्योंकि इससे पहले ओमान में भी हुए, इससे पहले जिनेवा में भी हुए, लेकिन दिस टाइम इट्स अ बिट डिफरेंट, और यहाँ पर आई थिंक श्योरिटी के साथ तमाम दोनों जानिब से लोग आ रहे हैं। सर, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या कहती है? क्या पीसफुली ये डायलॉग सक्सेसफुल हो जाएंगे? देखिए जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सारे मेहमानों को, आपको भी और नाजरीन को भी। मैं दो तीन बातों पे यहाँ पे अपना तज्जिया देता हूँ। पहले तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने थोड़ी देर पहले, अब चंद ही मिनट पहले, उन्होंने ट्रू सोशल पे लिखा है कि द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल रीसेट, ये उन्होंने मैसेज दिया है ट्रू सोशल पे। दुनिया का सबसे मजबूत रीसेट, पावरफुल। अच्छा, उसके बाद एक तो बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि जो इस वक्त, ये बात मैंने पहले भी, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं उसको मुख्तसर अंदाज में, कि ट्रंप इंतजामिया अंदरूनी तौर पे शदीद बहरान का शिकार है, शदीद बहरान का। और आपस में आप समझें कि एक इनफाइट है इस वक्त कि किसके ऊपर ये जो गुफअप हुआ है ईरान का, इसका मलबा किस पे डाला जाए। अच्छा, इसमें जो आप न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी जो कल थी, वो ये थी कि जी जो मार्को रूबियो हैं वो भी इस जंग के खिलाफ थे, और जो जेडी वैंस हैं वो भी जंग के खिलाफ थे, और फौज के जो सरबराह हैं वो भी जंग के खिलाफ थे। तो जंग के खिलाफ सारे लोग थे, लेकिन उनमें से किसी, अगर खिलाफ थे तो फिर कहा क्यों नहीं? अगर यानी कहा भी नहीं, खिलाफ भी थे, लेकिन वो ट्रंप के आगे बोले नहीं, तो नेतन्याहू ने जाके कायल कर लिया, और नेतन्याहू के कहने में वो जंग में चले गए। अब उसको गुफअप हो गया है सारा मामला। तो ज्यादा जो मलबा डालने की कोशिश हो रही है, इनफाइट, जो इनफाइटिंग चल रही है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, वो सेक्टरी वॉर पे, क्योंकि वो आते थे सामने, और सेक्टरी वॉर पैथे एग्जिट उसको, चूंकि एक होली वॉर, और एक तरह से वो ऐसे होगा और इनरिच यूरेनियम हो जाएगा और चंद रोज में होगा और ऐसे होने वाला है, होने वाला है। इस तमाम अरसे में आप गौर करें तो जेडी वैंस ने ज्यादा बात नहीं की, मार्को रूबियो ने तो बिल्कुल ही, हालांकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है सेक्रेटरी स्टेट की। तो इसीलिए जो एक तो इनफाइट है कि जी 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 उनका ये था। अब ये है कि मलबा किस पे डालना है इसका। तो प्रेसिडेंट अभी जो जेडी वैंस वहां से चले हैं, तो जेडी वैंस ने ये कहा है कि जी सारे मुझे इख्तियारात दिए गए हैं और मैं उसको यहाँ पे फाइनल करूंगा। अच्छा, एक तो ये मामला हो गया। दूसरा जो अंदरूनी झगड़ा है वो है ये जीसीसी ममालिक का और अरब रियासतों का। अच्छा, यहां पर जो तीसरा झगड़ा है वो है लेबनान का। अब नेतन्याहू जो है वो अगर जंगबंदी कर देता है, देखें अब नेतन्याहू वहां तो एक बिल्कुल पैथेटिक, बिल्कुल फजूल हुकूमत का सेटअप बना हुआ है जोसेफ यान का, और ये जो वहां पे नवाज सलाम है, उनके बेचारों के पास कोई पावर ही नहीं है। वहां हिजबुल्लाह लड़ रही है इसराइल के साथ। अच्छा, अब हिजबुल्लाह इसराइल से लड़ रही है तो जंगबंदी वहां पे हो नहीं रही, बल्कि नेतन्याहू को गाली दी है ट्रंप ने दोबारा गाली देके बात की है कि मैंने जब उससे कहा है कि जंगबंदी करो, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा। अगर जंगबंदी वो नेतन्याहू करता है तो मुसीबत यह है कि नेतन्याहू इतवार के दिन वो अदालत में खड़ा होगा। ठीक है, अदालत में खड़ा होगा। उसने अब ये कहा है नेतन्याहू ने थोड़ी देर पहले स्पीच में कि जी मैं मंगल के दिन मैं जा रहा हूं वाशिंगटन डीसी, और जो लिबनान के वजीर आजम है नवाब सलाम, वो उनके साथ में मुज़ाकरात करूंगा और वहां पे मार्को रूबियो उसको हेड करेंगे। अच्छा, अब ये जो सूरत हाल बनी है, यहां शहबाज शरीफ साहब ने, आपको पता है कि लेबनान का नाम ले दिया था, फिर एक गुफअप हुआ कि 10 पॉइंट कौन से थे, 10 पॉइंट ऐसे थे, वो पता नहीं था। मैंने कहा ना ये अंदर इनफाइट है कि किस पे क्या मलबा डालें। दो तीन इसमें इश्यूज हैं। वो इशू ये है कि ये तो तय हो गया ना कि जो पाकिस्तान की भी जाहिर कोशिश पूरी होगी कि इसको, क्योंकि ये जो है ये कोई इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, पाकिस्तान आखिरी ऑप्शन है, ये ज़हन में रखें। क्योंकि पाकिस्तान को मुकम्मल सपोर्ट है चाइना की, खलीजी ममालिक की, यूरोप की, ईरान की, सऊदी अरेबिया की, मतलब रशिया की, सबकी सपोर्ट पाकिस्तान को है। तो अगर ये ताल्लुकात रप्चर हो चुके हैं,
बट साहब ये ताल्लुकात रप्चर हो गए हैं जब से ये शहादतें हुई हैं ईरान में, तो ताल्लुकात खराब नहीं हुए, रप्चर, अदम इत्मीनान हो चुका है कि आपने मुज़ाकरात के दरमियान में हमले कैसे किए। तो ये है कि मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ तो तय हो चुका है, और कुछ ऐसा है जो कि अभी मामला संगीन है जी। राइट, कुछ मामला हाउ ब्यूटीफुली आपने, मतलब मैं यही पूछने वाली थी कि गल्फ कंट्रीज का क्या स्टांस होगा इस पर, लेकिन आपने बता दिया कि उनको भी एतमाद जो है, अगर एतमाद का हाथ रखा हुआ है तो वो पाकिस्तान पर ही है। तो फिर अमेरिका के पास इज द लीस्ट एंड लास्ट ऑप्शन इज ओनली पाकिस्तान। यहाँ पर अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो फिर उसके बाद आगे कुछ नजर नहीं आ रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद ट्रांसमिशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, और पाकिस्तान की जानिब से तो यही मैसेज दिया जा रहा है कि वी आर ओपन फॉर द पीस। और मिडल ईस्ट के अंदर इस वक्त जो है वो तमाम तर नज़रें और उम्मीदें वाबस्ता है, क्योंकि शायद ईरान और अमेरिका से ज़्यादा अगर कोई जंग को ख़त्म करवाना चाह रहा है तो वो मिडल ईस्ट है, क्योंकि उनकी सारी इकॉनमी बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी है। माहिर मशरक़ वस्ता हमारे साथ मौजूद है, हामिद अल मशरक़ी साहब, आपको भी ट्रांसमिशन में वेलकम कहते हैं। हामिद साहब, मैं आपकी तरफ ही आती हूँ, मुझे ये बता दीजिए कि अभी मिडल ईस्ट के अंदर जो सिचुएशन बनी हुई है, 6 हफ्ते पहले तक जहां पर दुबई खड़ा था, जहां पर सऊदी अरब था या कतर था, तुर्की था, 6 हफ्तों के बाद इस टाइम पर उनकी पोजीशन क्या है, और क्या वापस वर्ल्ड ऑर्डर अगर चेंज हो जाता है आज तो फिर क्या दोबारा से ये 6 हफ्ते वाली पोजीशन पर पहले की तरह खड़े होंगे? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि क्या मशरिक़ वुस्ता ने ये एक्सपेक्ट किया था? उनको नहीं उम्मीद थी कि इस अंदाज में वो वल्नरेबल हो जाएंगे, काबिल रहम हो जाएंगे दिफाई एतबार से, क्योंकि वो अरबों डॉलर उन्होंने अमेरिका को दिए अपनी हिफाजत के लिए, और नतीजतन ये हुआ कि वो अमेरिका की वजह से ही इस अमेरिकन अड्डे उनके लिए वबाले जान बन गए। और उसके बाद हमने देखा कि किस अंदाज में उनको इसराइल ने और बाकी अमेरिका ने इस जंग में घसीटने की कोशिश की। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान और बहुत सारे जो मुस्लिम ममालिक है उनका जबरदस्त किरदार था, जिन्होंने हर हालत में अरब मुल्कों को इसका हिस्सा बनने से रोका। अब जो सूरत हाल है, बहुत मैं समझता हूं कि डैमेज हुआ है इन टर्म्स ऑफ देयर फाइनेंशियल, इन टर्म्स ऑफ देयर टूरिज्म, इन टर्म्स ऑफ देयर क्रेडिबिलिटी। और वो जो एक सिक्योरिटी सिटी और सिक्योरिटी स्टेट, और वो जो था कि जी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उस हवाले से इनको अब 2 से 3 साल लगेंगे अपना इमेज दोबारा डेवलप करने में। रियल स्टेट मार्केट उनकी क्रैश कर गई, आपको पता है कि 25 to 30% तक क्रैश कर गई। कोरोना से ज्यादा इफेक्ट हुआ इस मार्केट को, रियल स्टेट को, इन क्राइसिस की वजह से, इस जंग की वजह से। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर अगेन चूंकि उनकी लीडरशिप, बहरहाल अरब ममालिक के पास 2 बड़े एडवांटेज हैं। एक तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल वो सपोर्ट दे रहे हैं, बैंकों को दे रहे हैं, बिजनेसेस को दे रहे हैं, और दूसरा उनके पास ये एडवांटेज है कि वहां पर जो गवर्नमेंट है वो बहुत अथॉरिटेटिव निज़ाम है। अथॉरिटेटिव निज़ाम का एक एडवांटेज ये होता है कि वो बड़ी जल्दी चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं। पब्लिक जो होती है, पब्लिक रेजिस्टेंस उस अंदाज में नहीं होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि शुरू के 6 माह में ये डैमेज कंट्रोल करेंगे, और उसके बाद ये दोबारा से इनके पास मौका होगा कि दोबारा से अपना जो बिल्टअप करें, अपना जो स्टेटस था इन टर्म्स ऑफ वेरी सेंट्रिक इन द वर्ल्ड फॉर बिजनेस एंड रियल स्टेट। और लेकिन आपको अंदाजा होगा कि ये चीजें जो डैमेज हो गया है, इट विल टेक टाइम टू रिकवर। और मैं एक और चीज कहता हूं कि इसके अंदर हमने देखा कि कराची पोर्ट कितनी बिजी हुई, और इस हवाले से मैं ये समझता हूं कि इनको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि रीजन के अंदर जितनी पोर्ट्स एक्टिव होंगी, दे कैन बी सपोर्टिव टू ईच अदर। और अगर ये चीज हो तो इससे पूरे मशरिक़ वुस्ता को भी और जनूबी एशिया यानी पाकिस्तान को भी बड़ी जबरदस्त सपोर्ट मिलती है। और मेरा ख्याल ये कि आइंदा का लायहा अमल अरब ममालिक को, खुसूसी तौर पर अमान और यूएई को ऐसा मिलकर बनाना चाहिए कि खुद पाकिस्तान की जो कराची पोर्ट है उसको यूटिलाइज करें। पाकिस्तान पोर्ट वाज वन ऑफ द लायहा अमल उन्होंने थोड़ी बनाना है, लायहा अमल तो हम बना रहे हैं। और ईरान का स्टेटस भी अब वो तकरीबन जिसे कहे जा रहे हैं कि अगर मिडिल ईस्ट का जो स्टेटस था
ईरान ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि जिस तरीके से वो अपना कद ऊंचा बढ़ा लेगा, और अभी उसने प्रूव करके दिखा दिया। बट साहब, अभी हम वर्ल्ड ऑर्डर की जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि अगर पूरी की पूरी रिजीम चेंज हो जाती है, बल्कि हो चुकी है ऑलमोस्ट, जहां पर पावर पिलर्स थे या जिनको कहा जाता है कि पूरी दुनिया का तवाजुन खड़ा कर कर वो बैठे हुए थे कि भाई उनके फैसले पूरी दुनिया में चलेंगे, वो सब डिस्टर्ब हो चुका है। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बात फिजा ये है, मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी हिस्ट्री इस तरह की मैंने कभी देखा ही नहीं है कि जो आज मैं पाकिस्तान में देख रहा हूँ। मैंने वार के मतलब जो पढ़ा है, इस तरह वार में भी नहीं होता जो ईरान कर गया है। बात ये है कि अब मैं जो देख रहा हूँ वो ईरान, खलीज और पाकिस्तान के दरमियान एक नया पावर बैलेंस जन्म ले रहा है। मुज़ाकरात का फैसला कुछ भी हो, वो बात की बात है। और मेरी जो एक बाइतमाद दोस्त से बात हुई है, उन्होंने कहा कि अमरीकी कल यानी सैटरडे के मॉर्निंग में जब सुबह पहुंच रहे हैं तो ये मुज़ाकरात 2 रोज़ा मुज़ाकरात ये आगे संडे को भी जा सकते हैं। ये 2 की बजाय 3 रोज के लिए भी मुज़ाकरात हो सकते हैं, आगे चलेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इस वक्त जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो शतरंज की नई बिसात बिछाई गई है, ये सारी बातों में पाकिस्तान का कद काठ बहुत ऊपर गया है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह मैं सिविल और फौजी क़यादत पाकिस्तान को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उसी तरह मेरी खुशनसीबी है कि इस प्रोग्राम में डॉक्टर शाहिद मसूद साहब भी मौजूद हैं, जिन्होंने पाक भारत जंग में एक किरदार अदा किया। अब ईरान और अमेरिका की जंग में जिस तरह लम्हा ब लम्हा वो लोगों को अपना तजिया और ब्रेकिंग खबरें GNN के नाजरीन को देते रहे, इस पर मैं उनको भी हैट्स ऑफ कहना चाहूँगा। लेकिन सीधा सवाल डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या पाकिस्तान को बाज़ाब्ता मीडिएटर का किरदार मिल रहा है या हम सिर्फ सहूलतकार हैं? अगर ईरान और खलीज करीब आते हैं तो पाकिस्तान को स्ट्रेटजिक क्या फ़ायदा होगा? ये जो सारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, आज कल परसों संडे को मुमकिन तौर पे भी होंगे, ये 3 दिन की इतनी मुशक्क़त पाकिस्तान ने वो आग से खेला है जो दुनिया का कोई मुल्क नहीं खेल रहा था। ये पाकिस्तान आगे 2 स्टेप आगे बढ़ा है और इसने कहा हाँ मैं आप लोगों को टेबल पर बैठाता हूँ, और इनको टेबल पर बैठाना जुए शेर लाने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान ने ये किया है। आप मेरे नाज़रीन को ये बताएं कि पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा होगा? हम डॉक्टर साहब कहाँ खड़े हैं? किबला मोहतरम डॉक्टर शाहिद साहब। जी अच्छा, शहजाद भट्ट साहब, मैं पहले तो थोड़ा सा अपना नुक्ता नज़र एक टर्म के बारे में ये मैं कहना चाहूँगा कि ये एक टर्म ऑब्सोलीट हो गई है, और वो है मशरिक़ वुस्ता। जैसे EU की टर्म ऑब्सोलीट हो चुकी है, नेटो टूट चुका है, GCC टूट चुका है, ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है इसमें मशरिक़ वुस्ता की टर्म भी टूट चुकी है, क्योंकि ये जो टर्म है ये बरतानिया के दौर की है। वो जो बरतानिया वहाँ से वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले वो देखते थे कि मशरिक जो है वो हिंदुस्तान है या वो वहाँ पर, तो वो कहते थे ये दरमियान में जो इलाका है इसका क्या नाम रखें, तो उन्होंने नाम रख दिया था मिडिल ईस्ट, फार ईस्ट, मिडिल ईस्ट। तो ये ऑब्सोलीट हो चुकी हैं टर्म्स। अब देखें, मैं इसलिए इनको ऑब्सोलीट इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे जो इजिप्ट है, इजिप्ट एशिया में नहीं है, इजिप्ट अफ्रीका में है। लोग उसको समझते हैं कि वो शायद एशिया का हिस्सा है। इसी तरह से ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक में तुर्किया है, तुर्किया मिडिल ईस्ट का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो बात यह है सारी कि अब ये जो नई टर्म्स आ रही हैं, इसमें आपको याद होगा कुछ अर्से पहले जो है वो मीना की टर्म आई थी, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका, क्योंकि वो ऐड करना चाह रहे थे उसमें इजिप्ट को भी और सोमालिया को भी और इथोपिया को भी, बाकी लिबिया, लेकिन लिबिया जो है वो अफ्रीका में है। एनीवे, तो ये टर्म सारी ऑब्सोलीट। दूसरे इत्तेहाद भी टूट गए, यानी अब आप देखें ना कि GCC भी टूट गया। GCC क्या था? GCC एक ज्योग्राफी थी, जिस ज्योग्राफी में 6 रियासतें एक तरफ थी और ईरान एक तरफ था। और कमाल की बात ये कि एक जो सबसे बड़ा मुल्क उसमें सऊदी अरेबिया के अलावा जो सबसे बड़ा मुल्क आबनाए हुर्मुज में जो खुलता है वो इराक है। इराक को उन्होंने GCC में शामिल नहीं किया क्योंकि वहां सद्दाम हुसैन था। अच्छा, सद्दाम हुसैन से थोड़ा सा ये GCC के मुल्क घबराते भी थे कि वो आएगा तो वो जो है वो कि ऐसा ना हो कि वो हावी आ जाए सबके ऊपर। एनीवे, अब मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान का इसमें क्या रोल होगा। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने अपना केस नहीं लड़ा, पाकिस्तान ने पूरी दुनिया का केस लड़ा है, क्योंकि ये जो ऑयल है ये तो पाकिस्तान तो नहीं आना था ना सिर्फ, ये तो आपने हुर्मुज बंद, जी पूरी दुनिया बंद पड़ी थी। पूरी दुनिया जो है उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, तेल की कीमतें, महंगाई, ये खाना। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ही
अकलौता ऑप्शन था। जो मैंने पहले बात की ना, अकलौता ऑप्शन पाकिस्तान इसलिए था कि कुछ वजूहात की बुनियाद पे, जिनकी मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। तुर्किया चाइना के बहुत करीब नहीं है, करीब है भी लेकिन करीब नहीं भी है, कुछ वजूहात की बुनियाद पर। नेटो का हिस्सा है, वो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हो सकती वगैरह वगैरह। अच्छा, इसी तरह से सऊदी अरेबिया हमारा बरादर मुल्क है, लेकिन वो चाइना के इतना करीब नहीं है जितना पाकिस्तान है। तो बात यह है कि ये जो नए अलायंसेस बन रहे हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया, तुर्किया, पाकिस्तान और इसी तरह से ईरान जो है, वो ईरान का बहुत बड़ा बॉर्डर जो है वो मिलता है पाकिस्तान के साथ और तुर्की के साथ, लेकिन बाकी मुल्कों के साथ तो बॉर्डर नहीं है ईरान का। जो अरब ममालिक है वो तो उस तरफ है ना, यानी आप इराक को छोड़ दें तो बाकी अरब ममालिक तो आबना उर्मुस के उस तरफ हैं। तो अब यह है कि पाकिस्तान में क्या मिलेगा पाकिस्तान को, ये मेरा ख्याल है ये बड़ी एक यानी इसको हम डिस्कस ना करें तो बेहतर। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जी, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान एक ग्लोबल जंग जो है खत्म करवा रहा है ग्लोबल लेवल पे। आप देखें, फ्रांस, मैक्रोन फोन कर रहे हैं किसको, पाकिस्तान की क़यादत को। आप ये देखें कि वहां से जो इटली है वो किसको फोन कर रहा है, पाकिस्तान की क़यादत को। नीदरलैंड किसको फोन कर रहा है, पाकिस्तान की क़यादत को। केयर स्टमर किसको फोन कर रहे हैं, पाकिस्तान के। लेबनान में फटा पड़ा हुआ है, वो किसको फोन कर रहे हैं, पाकिस्तान की क़यादत को। तो पाकिस्तान इस वक्त जो है, और ये इतना सेंसिटिव मामला था कि देखिए अभी हमारी गुफ्तगू के दौरान ही, अभी जब आपने वक्फा लिया और वापस आए तो इतला आई कि जी वो सीज फायर कर दिया है, क्योंकि ईरान की तरफ से कहा जा रहा था कि आप सीज फायर करें, लेबनान में रोकें, तो फिर हम मुज़ाकरात पे शरीक होंगे। तो अभी सीज फायर हो गया वहां पे, अभी सीज फायर कर दिया है इसने, नेतन्याहू ने फायरिंग रोक दी है। और हिजबुल्लाह की तरफ से भी उनकी तरफ से जवाब हो रहा था, डिफेंस कर रहे थे, वो डिफेंड कर रहे थे।